करते हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, राज्य आगे बढ़ रहा है, कितनी सुविधाएं मिल रही हैं और कितना बदलाव आया है खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो इसमें खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद रहेंगे उन्हें मैं मंच पर बुलाऊंगी। डॉक्टर विवेक अग्रवाल सर, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मंच पर आइए, तालियों के साथ स्वागत करिए। डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मंच पर आइए। डॉक्टर मुकेश यादव सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मंच पर आइए। डॉक्टर अजय सिंह सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी पराग। तो इसमें हम बात स्वास्थ्य की करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य में किस तरीके से प्रदेश आगे बढ़ रहा है वो महत्वपूर्ण है। ओवर टू यू पराग। धन्यवाद ममता आपका। चूंकि जब हर मुद्दे पर बात हो रही है तो जाहिर है कि हम स्वास्थ्य पर भी बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंच पा रही हैं और इसके साथ ही क्या और जरूरत है जिनको पूरा करने की आवश्यकता है। सबसे पहले डॉक्टर विवेक अग्रवाल, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। चाहूंगा सबसे पहले आप परिचय अपना दें और किस तरह आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं शहर की जनता के लिए। देखिए, मैं डॉक्टर विवेक, मैं एक्चुअली बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं पिछले 18 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो भी बात करूंगा बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में ही ज्यादा बात कर पाऊंगा कि वही में ही ब्रांच का मामला है। बिल्कुल। तो मैंने जैसे पिछले 20 साल से हम लोग लगातार पेशेंट देख रहे हैं, तो काफी कुछ चीजें जो सामने आई, जैसे कि जो पहले पेशेंट हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस के काफी आते थे, तो हमारी सरकारों के द्वारा काफी अच्छा प्रोग्राम, गवर्नमेंट के काफी एफर्ट्स रहे हैं। इसका रिजल्ट अब देखने को मिलता है, क्योंकि जो हम देखते थे पहले कि पिछले हर महीने में मान लो कई सारे पेशेंट्स आते थे, तो उनकी रेट काफी ज्यादा कम हो गई है। और खास बात यह जो कॉम्प्लिकेशंस थे, टीबीएम, जो हमारे टाइम में जब मैं अपना पीजी कर रहा था, तो ये मान के चलिए टीबीएम के मरीज हम लोग बहुत देखते थे, वार्ड में भर्ती रहते थे, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती थी और वो बच्चे यूजुअली नॉर्मल बिल्कुल नहीं आ पाते लाइफ में। उनकी हम जान जरूर बचा ले पाते थे, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर थी, वो अब हमें देखने को नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो ये गवर्नमेंट के प्रयास बहुत अच्छे हैं कि एक बहुत बड़ी बीमारी जो पहले बहुत कॉमन थी, हम उससे काफी हद तक निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वो मरीज बिल्कुल नहीं, अब जैसे हम बात करें, जो पहले बच्चे आते थे, छोटे बच्चे थे, जो बच्चे दो दिन के हैं, 4 दिन के बच्चे हैं, वो पहले लेके आते थे टिटनेस, वो अब यूजुअली नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अब क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी माँ को 2 इंजेक्शन टिटनेस के लगा दिए जाते हैं और ये लगभग 100% लगे होते हैं। तो ऐसे अब पेशेंट्स देखने को बिल्कुल नहीं मिलते। तो ये बहुत एक अच्छा प्रयास है और उम्मीद करते हैं काफी बीमारियां इससे काफी गवर्नमेंट आगे प्रयास रहेगी तो आगे रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बेहतरीन है ये। डॉक्टर अपूर्व जी, आपके पास ही आऊंगी, आपसे भी आपका परिचय लेंगे, साथ ही साथ किस तरीके से देखते हैं आप स्वास्थ्य का क्षेत्र, क्योंकि कोरोना के बाद से हमारी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव हैं और शायद डॉक्टर्स हैं तभी आज सब लोग जिंदा भी हैं, तो क्या कहेंगे कितना बदलाव आया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में? धन्यवाद। मैं सर्जन हूँ और पिछले करीब 42 वर्ष से इस शहर में सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों में जो उन्नति हुई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो सबसे ज्यादा हुई है डायग्नोस्टिक्स के बारे में जी। और जब मैंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू की थी तब सर्जरी का कोई बेस नहीं था, सर्जन्स गिने चुने थे, सरकारी अस्पताल में ही थे। प्रैक्टिस में मैं शुरुआत में ही आया था और तब से मैं देख रहा हूँ कि जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, पैराडिग्म शिफ्ट बिल्कुल हो गया है। अब चिकित्सा की सुविधाएं ही नहीं, सर्जरी की सुविधाएं भी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई हैं। हमें डायग्नोस्टिक्स में कोई परेशानी नहीं होती, सब तरह की डायग्नोस्टिक्स मौजूद हैं। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार ने काफ़ी हद तक इस मामले में चिकित्सकों को साथ दिया है और चिकित्सा सेवाओं में काफ़ी बेहतरी हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि जगह जगह जो जिला अस्पताल थे उनका उच्चीकरण करके मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। उसमें एक समस्या अवश्य आ रही है कि शिक्षा का स्तर शायद उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, क्योंकि फैकल्टी अभी नहीं डेवलप हुई है, शिक्षक उतने अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। उसके लिए भी सरकार शायद प्रयास करेगी टीचर्स की ट्रेनिंग का या अलग काडर बनाने का,
जो बात चल रही है वो हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेबल डिजीजेस के विषय में हम लोगों ने काफ़ी प्रगति की है। कम्युनिकेबल डिजीजेस जितनी हैं वो सब काफ़ी कम होती जा रही हैं, और आयुष्मान योजना से लोग जुड़ रहे हैं, उससे भी काफ़ी मरीजों को फायदा होता है। उत्तरोत्तर प्रगति ही चिकित्सा का सिद्धांत है। जी। अगर चिकित्सा में प्रगति नहीं होती तो वो चिकित्सा पीछे रह जाती है। बिल्कुल। हमारे प्रदेश में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, समावेशी चिकित्सा काफ़ी बढ़ती जा रही है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। खाली एलोपैथी ही नहीं, और सब जितनी विधाएं हैं चिकित्सा की, उन सबका भी प्रोत्साहन, उन सबको भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है। कोई भी साइंस कभी पूर्ण नहीं होती, अगर वो पूर्ण हुई तो वो साइंस नहीं है। बिल्कुल। तो उसी तरह से एलोपैथी चिकित्सा जो है, जो सर्जरी है विशेष तौर से, वो कभी पूर्ण नहीं होती, और उसमें नए नए आयाम रोज जुड़ते रहते हैं, नई नई विधाएं आती रहती हैं, और जब तक हम सभी विधाओं को साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक इसमें भी प्रगति नहीं होगी। और मैं देश में ही नहीं, इस प्रदेश में देख रहा हूं कि उसमें काफी प्रगति हो रही है, और समावेशी चिकित्सा काफी प्रगति पर है। धन्यवाद। ठीक है, डॉक्टर मुकेश यादव, कैसे सर योगदान दे रहे हैं शहर की जनता को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में, और क्या कुछ और आपको लगता है कि शहर में होना चाहिए शासन प्रशासन की ओर से सुविधाओं में और विस्तार? वैसे मैं शहर में 10 साल से लगभग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में भी रह चुका हूँ, जी, और इसके बाद मैं एसएन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहा, इसके बाद बाना मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहा। तो मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय के हिसाब से बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो पूरे प्रदेश के अंदर मात्र 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज जैसा कि अपूर्व सर ने अभी बताया कि लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज होने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे अभी मैडम ने भी पूछा कि कोविड के बाद क्या प्रोग्रेस हुई। कोविड के बाद हर मेडिकल कॉलेज और लगभग हर जिला अस्पताल में वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं। जो हम ऑक्सीजन के लिए जो तड़प तड़प कर मर रहे थे, अब हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है। कम से कम आपको ये नहीं कह सकता कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है। जैसा अभी विवेक सर ने भी बताया कि पहले हम टीबीएम के पेशेंट बहुत ज्यादा देखते थे, अब कम देख रहे हैं। वैक्सीनेशन इतना ज्यादा इंप्रूव हो गया है कि अब जैसे पर्ट्यूसिस है, मीजल्स है, अब हमको देखने को नहीं मिलता। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं इतने सारे केसेस देखता था, जैसे मीजल्स एसोसिएटेड निमोनिया, डायरिया, लेकिन अब वो बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं लगातार प्रयास कर रही है, और जैसे ऑक्सीजन प्लांट बनाए इन्होंने, वेंटिलेटर्स लगाए, तो नो डाउट कि मेडिकल कॉलेज खुलने से एक नया आयाम खड़ा कर रहे हैं हम लोग। चलिए, बेहतरीन है ये। डॉक्टर अजय जी, आपके पास ही आऊंगी, आपसे भी आपका परिचय जानेंगे। साथ ही साथ गांव देहात की अगर मैं बात करूं, वहां पर कितना स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है? क्योंकि शहरों को तो चलिए बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल गई हैं, सरकारी हॉस्पिटल है ही, लेकिन गांव देहात में वहां पर किस तरीके की स्थिति आप देखते हैं? मैं डॉक्टर अजय, जनरल सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। सर थोड़ा माइक। हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगा कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलप होने से हेल्थ सिस्टम डेवलप नहीं होगा। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जरूरी है एजुकेशन, सबसे ज़्यादा जरूरी है विजन। अगर मैं अपने फील्ड की बात करता हूँ तो ये देखता हूँ कि लोगों को नॉर्मल अगर बेसिक नॉलेज की भी बात की जाए तो नहीं पता उन्हें। अगर एक उदाहरण से समझाऊं तो पहले और आज के सर्जरी में अगर गांव की बात की जाए या फिरोजाबाद सिटी की भी बात की जाए, तो ऐसा है कि जो पहले का सिस्टम बना है वही बना हुआ है। पहले होता था, एक कहावत कहते थे कि सर्जन सबसे बड़ा वो जो सबसे बड़ा चीरा ले। पर आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हमारे पास बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध होते हुए भी लोगों को नहीं पता है कि करना क्या है। उनको गांव से ये सिखा के भेजा जाता है कि नहीं, लेप्रोस्कोपी से करवाओगे तुम्हारे पीत की थैली रह जाएगी, प्रॉपर ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। उसके वजह से वो कॉम्प्लिकेशन झेल रहा होता है। अगर ये सिर्फ सर्जरी में नहीं है, ये गायनी में भी है। गायनी में क्या है, उनको ये सिखाया जाता है चाहे कितनी भी जरूरत हो, आप ऑपरेशन मत करवाना। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ये सब पैसे लूटने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सेम टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है, होता होगा, होता है भी। हाँ। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टम दोनों तरफ से है। हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल आपको लूटने के लिए नहीं है। आपको ये बात समझना पड़ेगा। रही बात इंप्रूवमेंट की, इंप्रूवमेंट हुई है, हम कुछ कदम चले हैं, अभी बहुत कदम चलना बाकी है।
हमें अपने लेवल पर, और ये नहीं है कि सिर्फ ये डॉक्टर एजुकेट कर सकते हैं, हर इंसान को, अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसी को एजुकेट करना पड़ेगा कि जो पहले का सिस्टम था वो बहुत चेंज हो चुका है। पहले हम साइकिल से घूमते थे, तो आज साइकिल से नहीं घूम सकते हैं। आज अगर मोटर सिस्टम डेवलप हुआ है तो वो बेटर है। वो ये नहीं बता कि आप उसको खारिज कर सकते हैं कि मोटर पे बैठेगा तो एक्सीडेंट होगा, वैसा नहीं है। अगर मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है तो वो बेटर है। अगर सिस्टम डेवलप हो रहा है तो उसको आपको उसका पार्ट बनना पड़ेगा। बिल्कुल, ये नहीं हो सकता कि हाँ ठीक है, जो पुरानी चलती आ रही है, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है वो बिल्कुल सही है। आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली क्या हो रहा है कि हम मोबाइल का भी यूज जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, शायद उसको भी एजुकेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। हाँ। आप किसी भी पेशेंट को बोलिए कि आप मोबाइल पे खोल के देख लीजिए, वो नहीं पढ़ेगा, वो वही करेगा जो 4 लोगों से सुन के आया है। दूसरी बात है विजन। डेवलपमेंट है पर और भी डेवलपमेंट की जरूरत है। जैसे आज भी फिरोजाबाद में सुपर स्पेशलिटी की बहुत ज्यादा इश्यू है, पेशेंट को आगे भेजना पड़ता है। वो हो सकता है ट्रीट, सिर्फ जरूरत है गवर्नमेंट को भी नहीं, ओवरऑल हेल्थ सिस्टम को भी, कि वो सब चीज पे ध्यान दे, बेसिक से लेके सुपर स्पेशलिटी तक। ये नहीं है कि एक पेशेंट सिर्फ नॉर्मल बुखार से या सर्दी से ही सफर करेगा, वो किडनी फेलियर से भी सफर कर सकता है, वो लीवर फेलियर से भी सफर कर सकता है, या बाकी चीजों से भी सफर कर सकता है। अगर हमारे पास मेडिकल कॉलेज है तो उसमें सुपर स्पेशलिटी भी लेके आनी चाहिए। ठीक है, बड़ी बातें आपने कही हैं, क्योंकि एक शहर को अगर पूरी तरीके से विकसित करना है तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डेवलप करना होगा। डॉक्टर विवेक, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं एक बात कहूंगा, देखिए, एक तो केवल हेल्थ का मतलब केवल आपका डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट एब्सेंस ऑफ डिसीज। अब दिक्कत क्या है, हमने फोकस कर रखा है केवल डिसीज पर। अब भाई मेंटल सोशल पे फोकस करो, उसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस है। खासकर मैं बात करता हूं बच्चों की, जो आने वाले भविष्य है। अब दिक्कत क्या आ रही है, अब आपने कहा मोबाइल, भाई मैं रोज देखता हूं कि मोबाइल की वजह से कितना इंपैक्ट, कितने बच्चे डिस्टर्ब मेंटली हो रहे हैं। ये मैं रोज पेशेंट्स इस टाइप के आते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्या है कि साहब बच्चे रात को 3 बजे तक सो नहीं पा रहा है। रीजन क्या है, मोबाइल। भाई ठीक है, हमने मान लिया कि मोबाइल आज की जरूरत है, पर जो रिकमेंडेशन है वो ये है 2 साल से, अब 2 साल से पहले बच्चे को स्क्रीन टाइम 0 रिकमेंडेड है। मतलब ना टीवी ना मोबाइल, यार अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो, और बिटवीन 2 to 5 years मैक्सिमम 30 मिनट्स, इट इंक्लूड बोथ टीवी एंड मोबाइल। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ बच्चा भर्ती है, बच्चा है 8 महीने का, मम्मी ने क्या करा, गाना लगाया, लोरी लगा दी मोबाइल में, और वो देख रहा है वो दूध पिलाई जा रही है। अब ये नहीं देख रहा कि बच्चा दूध कितना पी रहा है, वो बच्चा मस्त है और मैं अपने काम में मस्त है। तो प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली मोबाइल, मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं है, जरूरी है, पर अगर आपको यूज कर रहे हो इंटरेक्शन के मीडियम से, जो लोरी, ठीक है आपकी आवाज इतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा वो आपका यूट्यूब में आ रहा है, तो आप एक लाइन उसकी सुनो, उस गानों को आप रिपीट करो बच्चे के संग। अरे बच्चा आपसे इंटरेक्ट है ना कि मोबाइल से। हाँ। अब प्रॉब्लम सारी ये है, माँ ने क्या करा, वो माँ खुश कि बच्चा मेरा मस्त हो गया। आपने देखा होगा, बच्चे के फादर है, उन्होंने घंटी बजाई, बेल बजाई, या कोई गेस्ट आता है, एक बच्चा कोने पड़ा हुआ है लेके मोबाइल, उससे नहीं मतलब कि चाचा ताऊ कौन आया, उससे नहीं मतलब है। पापा कहेंगे बेटा देख अंकल है, पैर छू जाकर, वो उठेगा पैर छुएगा, बैठ गया, उसने उनकी शक्ल भी नहीं देखी। अगर उससे आप मोबाइल छीन लो तो वो टेंटम, ये फेंक, तो प्रॉब्लम सारी यहाँ पर है। और बच्चा क्या कर रहा है, जो हमें देख रहा है, गलती बच्चे की नहीं है, हमें ही देख रहा है ना। हम सुबह उठते हैं, हमें करना है योगा, हमने यूट्यूब लगाया, योगा चालू कर दिया। योगा घर में दादा अम्मा है, उनको वो सुनना है पाठ कोई, उनने लगाया, वो चालू कर दिया। तो बच्चा हम लोगों को देख रहा है ना कि हमारा सारा काम उससे हो रहा है, वही बच्चा कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि उसको आप, ठीक है, पर उसका इंटरेक्शन, इट इज ए मीन्स ऑफ इंटरेक्शन। उसको आप बच्चे के संग इंटरेक्ट करो तो फायदेमंद है। अगर आप केवल उस पर डिपेंड लोगे तो फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ये मेंटल इश्यूज ज्यादा बढ़ बहुत रहे हैं, बड़ा और मेंटल इशू है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा इशू है मैम। हाँ, ये बड़ी बात है, क्योंकि डिप्रेशन और जिस तरीके की बीमारियां आजकल हो रही हैं, बहुत कम छोटी सी उम्र में लोगों की जान चली जा रही बहुत है, ज्यादा। और ये अपने आप में बड़ा इशू है। पराग, बिल्कुल, मैं चूंकि डॉक्टर अपूर्व का अनुभव काफी ज्यादा है और मैं चाहूंगा सर इस पर आप अपनी बात को रखें। मेंटल हेल्थ एक बड़ी समस्या, और मोबाइल स्क्रीन जैसा सर ने अभी बताया, तो ये कितना ज्यादा घातक बच्चों के लिए हो सकता है? डेफिनेटली मेंटल हेल्थ काफ़ी एक हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। और ये खाली एक मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम साइको सोशल ज़्यादा है।
एकल परिवार, माँ बाप दोनों काम में, हर आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने काम के पीछे, बच्चों के साथ जो कुछ व्यवहार है वो खाली स्कूल में है और ट्यूशन में है, उसके अलावा कोई इंटरेक्शन नहीं है। एकल परिवारों की समस्याएं अपनी अलग समस्याएं हैं। ये सब परेशानियां खाली एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के बस की बात नहीं है जी। इसमें हमें पूरी तरह इसको एक समग्र रूप में अगर हम देखेंगे तभी इसका निदान हो पाएगा। ये एक जितनी चिकित्सकीय समस्या है उससे ज्यादा ये एक सामाजिक समस्या है। और दूसरी बात जो बहुत जरूरी है कि हम हेल्थ को खाली ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बीमारी हो गई उसका इलाज कर ले। हमें ये सोचना होगा कि जब तक हम उसकी चिकित्सा के विषय में शिक्षा और प्रिवेंशन, इन दो चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी चिकित्सा संपूर्ण नहीं हो पाएगी। हमें सबसे पहले इसी चीज को देखना होगा कि जनरल पब्लिक को, आम जनता को हम चिकित्सा के प्रति शिक्षित कर सकें। हम आज की जनरेशन को साक्षर तो बना रहे हैं, शिक्षित नहीं कर रहे जी। उनको हमें शिक्षा देनी होगी कि बीमारी का कारण क्या है और बीमारी से बचा कैसे जा सकता है। हमें ये नहीं सिखाना होगा उन्हें कि जब बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है सर। मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, पहला सवाल, अभी आप ये एरिया मेरा कम से कम 7500 किलोमीटर कैरी होता है, ऐसा नहीं, पर हमें एक चीज का डर होता है, हमारी सुरक्षा। हाँ, आज हम कोई भी सीरियस पेशेंट लेने से या देखने से इसलिए डरते हैं ना, क्योंकि पेशेंट के दिमाग में क्या है ना कि पेशेंट बच गया तो डॉक्टर भगवान, नहीं बचा तो शैतान। नहीं, वही बता रहा हूं मैं। आपको अगर चाहिए, आपको अगर वैसी सुरक्षा, वैसा स्वास्थ्य चाहिए, और घर घर छोड़िए, गांव गांव छोड़िए, घर घर भी चाहिए या किसी लेवल पे भी चाहिए, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर का श्योर करना पड़ेगा कि आप सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित होंगे तभी हम किसी और को सुरक्षित कर सकते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, वहां पता है कि हम सुरक्षित नहीं है, तो हम एक डर बना रहता है ना कि हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, कहीं भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ऐसे नहीं है कि यही डॉक्टर जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है, वो सक्षम है, वही सब कोई वहां से काम करके आया है, पर वहां रिस्क लेते हुए क्यों डरता है? पता है कोई बैकअप नहीं है, पता है कोई बचाने नहीं आएगा। समझ में? ठीक है, बिल्कुल। अपूर्व जी, आप कुछ कह रहे थे इस पर। जी हाँ, मेरी बात अजय ने कह दी है। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर्स के साथ जो गांव में जाने को लेके है वो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, दूसरी उनकी अपनी सुरक्षा। दोनों ही बातें इतनी खराब हैं कि कोई भी डॉक्टर गांव में जाने से बचता है। मैं जब यहाँ प्रैक्टिस मैंने शुरू की थी तो सर्जरी यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस में होती नहीं थी, और काफ़ी समय मुझे लोगों को ये मोटिवेट करने में लगा कि यहाँ ऑपरेशंस हो सकते हैं। तब ये शहर एक तहसील हुआ करता था आगरा जिले की, तब जिला नहीं था, और तब पॉपुलेशन भी इसकी आधी थी, और माहौल वही था जो कि आज आसपास के कस्बों में है या शहर के पास के गांव में है, वही माहौल यहाँ का भी था। ये चीज़ें हमने शुरू से फेस की हैं। सुरक्षा का सवाल, हाँ। मरीजों को सुविधाओं का सवाल और डॉक्टरी की सुविधा का सवाल, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें आगरा भागना पड़ता था। बिल्कुल। एक इंट्राकेट जो आजकल गांव में भी अवेलेबल है, नस में इंजेक्शन लगाने के लिए हम प्लास्टिक लगाते हैं, हाँ। वो उस समय हमें आगरे से मंगाना पड़ता था या दिल्ली से मंगाना पड़ता था।
छोटे छोटे उपकरण जो चिकित्सा में हमें इस्तेमाल करने होते हैं वो हमें दूर दूर से मंगाने पड़ते थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन मैं शुरुआत में कोई ऑपरेशन करता था तो 24 घंटे घर नहीं जाता था, अच्छा, सिर्फ मरीज के ही पास रहता था। तो मतलब आज बहुत ज्यादा बदलाव आया है क्या? बहुत बदलाव आया है। एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पर उपलब्ध है या यहाँ से आज भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है? क्योंकि अभी सर नहीं, इसी बारे यहाँ में से बात बाहर करें। जाना पड़ता है। देखिए, हाँ, ये कहीं भी ये संभव नहीं है कि आप एक ही जगह पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। किसी भी शहर में करा सके, किसी भी जिले में करा सके, सब जगह नहीं हो सकती। इसीलिए जो कंसेप्ट है प्राइमरी केयर सेंटर, सेकेंडरी केयर सेंटर एंड टर्शरी केयर सेंटर, ये तो हमेशा से रहा है और करना पड़ेगा। टर्शरी केयर सेंटर आप हर जिले में नहीं बना सकते, हर गांव में नहीं बना सकते। गांव की आपको प्राइमरी हेल्थ देखनी है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स बनाने हैं जहां आप रेफर कर सकें, और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर से आप टर्शरी केयर सेंटर में भेज सकें। जी, हर जगह सुपर स्पेशलिटी अब धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं और उम्मीद है कुछ आने वाले सालों में हो जाएंगी। जहां तक सवाल है कि गांव में क्यों नहीं जाना चाहते, इसका सबसे बड़ा कारण तो सुरक्षा है, डॉक्टर्स की सुरक्षा है। दूसरी बात, बिल बन जाते हैं, उनको भर्ती कर लिया जाता है, बहुत सारी जांचें बता दी जाती हैं। लोगों के मन में एक ये हमेशा रहता है, आप लोग मतलब कितना मेरी बात से सहमत है नहीं सहमत है, लेकिन ये बात है और इसने जो है और भी चीजों को खराब किया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर भगवान के बाद डॉक्टर का ही देन होती है कि मरीज जो है सरवाइव करता है, बच जाता है। इस कोरोना काल में, कठिन समय में हम लोगों ने देखा कि जब सारे लोग घर में थे, लोग अलग थे, लेकिन डॉक्टर काम कर रहे थे। तो ये जो एक छवि शुरू हुई है अलग अलग तरीके से, इसमें इसको कैसे बदला जाए या इसको कैसे बदलने की आप लोग कोशिश की, क्योंकि आप लोग रोज इनसे दो चार होते होंगे, मेरा ये मानना है, और ये बड़ा कठिन है, इतना आसान है नहीं। क्योंकि जो माहौल चल रहा है, जो आने वाली जनरेशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट है, ये आप भी जानते हैं, कोई हॉस्पिटल बनाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि चूंकि आप भगवान की श्रेणी में रखे जाते हैं, भगवान की तरफ पूजे जाते हैं, ऐसे में ये जो एक नया चलन शुरू हुआ है, लोगों के मन में जो ये धारणा बननी शुरू हो गई कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो फिर आपका बिल का क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब चाहिए मुझे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें तथ्य नहीं है, इसमें तथ्य हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें इस बात की संभावना ज्यादा है कि मरीज को इस तरह की शिकायतें हों। जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जो शहर, कस्बे, गांव वगैरह में हॉस्पिटल्स हैं, उसमें इस तरह की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि मरीजों का आपस का इंटरेक्शन डॉक्टर्स के साथ ज्यादातर पर्सनल लेवल पे होता है। और नहीं, ये है, मैं मानता हूं सामना करना जी पड़ा। हाँ, इसका सामना हमें रोज करना पड़ता है। और किसी भी मरीज को कोई जांचें लिखने से पहले या कोई ट्रीटमेंट एडवाइस करने से पहले हमें उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। पहले शायद नहीं करनी पड़ती थी, अब ज्यादा करनी पड़ती है। उसकी वजह यही है कि मरीज या आम जनता के मन में जब वो डॉक्टर के पास आता है तो सबसे पहली चीज यही आती है कि मुझे लूट तो नहीं लिया जाएगा। और देखिए, ये अब मुझे चिकित्सक होने के नाते कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, चिकित्सक भी समाज का हिस्सा है, और जितनी समाज में गिरावट होगी उतनी चिकित्सक में भी होगी। एकदम सही बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन सर, ये आवाज कैसे उठेगी? कारपोरेट जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप इसमें शामिल हैं, जिसमें बहुत हजारों करोड़ रुपए इन्वॉल्व है, मैं समझता हूं कि इसको तोड़ तो आप ही लोग पाएंगे और कोई नहीं तोड़ पाएगा। जी मैं एक बात कहूं इसमें, प्लीज। एक्चुअली देखिए, थोड़ा सा ट्रेंड खराब और कुछ चीजें और ज्यादा खराब हो गई। एक्चुअली क्या है कि ये मेडिकल इंश्योरेंस शुरू हो गए। अब मेडिकल इंश्योरेंस आदमी लेकर जा रहा है, उसको नहीं पता कि कौन सी टेस्टिंग चाहिए, उसका तो पूरा पैकेज है, उसको केवल पैकेज से ही चलना है, चाहे उस टेस्ट की जरूरत हो चाहे नहीं हो।
हॉस्पिटल को भी उतना पेमेंट होगा जितना भी ऊपर से अप्रूवल होकर आया है, ठीक है। तो एक तो ये वाला इशू बहुत रहता है आजकल। इवन कई बार तो क्या होता है, पेशेंट पूछता भी नहीं है कि आपको क्यों सर जो करना है सर करा दो, हमें तो सर इतना वो एग्रीमेंट मिल गया है, ठीक है। अब बात यहाँ आती है, अब इस चक्कर में क्या होता है, जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक सेट प्रोटोकॉल बन गया, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी जरूरत नहीं भी है, पर प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको फॉलो करनी है। तो ये बात जरूरत, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं वहां एक तो पेशेंट्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है कि मान लो मेरे हॉस्पिटल है 10 बेड का हॉस्पिटल है, कम कराने मेरे पास आ जाएगा, मैं ठीक है देख लूंगा। पर बड़े सेक्टर में डॉक्टर कौन देख के उसे पता ही नहीं है, ज्यादातर राउंड लेके पता नहीं वहां कौन है। तो ये बड़ा इशू रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका इंटरेक्शन डॉक्टर से कम हो गया, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये मेन प्रॉब्लम आ रही है। और इसका फायदा कुछ लोग उठाकर कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो हो जाती हैं। सोल्यूशन क्या है, मतलब लोग क्या करें, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हो? जी फिर से वही है एजुकेशन। अरे मैं एजुकेटेड लोगों की बात मैं कर वही रहा बता रहा हूँ, एजुकेटेड इंसान की बात कर रहा हूँ। अगर वो एजुकेटेड होगा या वो जानता होगा तो वो हर चीज पे सवाल कर सकता है कि आप ये टेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो नहीं करेगा ना। देखिए वो एजुकेटेड है तो उसका हक है, वो ये उसको समझना पड़ेगा कि वो जो राइट है उसको बिल्कुल दिया गया है। वो अगर पैसे खर्च कर रहा है तो उसको राइट है कि वो अपने पेशेंट के बारे में जाने, वो अपने बारे में जाने कि मेरे बारे में ये जांच हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और कोई डॉक्टर बाहर नहीं करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है वो डॉक्टर चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं वो। दूसरी बात, डॉक्टर्स की भी टेस्ट लिखनी मजबूरी है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना, कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल है वो डॉक्टर नहीं चला रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है, यही तो दिक्कत है। सारी दिक्कत यही है, सब दिक्कत यही है एक्चुअली, है ना कि जो हम लोगों ने एमबीबीएस किया, एक जो कनेक्शन हमारा पेशेंट से, उनको कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो तो एक सीट पे बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। यस, बस बस बस। नहीं, आप देखेंगे जैसे कॉमर्शलाइज, जितने जब से कॉमर्शलाइज किया है, आप टोटल बिल देखेंगे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, 2.5 लाख का बिल है, डॉक्टर की फीस देखेंगे मात्र 25,000 20,000। आप टोटल देख रहे हैं डॉक्टर ने क्या लिया। एक्चुअली डॉक्टरों को एक तरह से डिफेम किया जा रहा है। नहीं, विरोध तो हम कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं एक्चुअली होता क्या है, पेशेंट आया, कुछ कोर्ट की या मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी है, कुछ हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि आपको कोई बेसिक्स जो इन्वेस्टिगेशन है वो कराने ही कराने हैं। अब पेशेंट आया मेरे पास, एनीमिक आया सोचो, और मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया, मैं कह रहा हूं उसको खून चढ़ना है। कैसे चढ़ना है डॉक्टर साहब? भाई उसको जांच करानी पड़ेगी। अब जांच करा ली मैंने सीबीसी, अब वो बताएगा डॉक्टर साहब ये बताइए आपने पता कैसे किया ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है या फॉलिक एसिड डिफिशियंसी है, तो उससे कोलेट फिर मुझे करानी पड़ेगी। यदि मैं 2 बार उसको पंच कराऊंगा, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, बेवकूफ है क्या? आप मेरे बच्चे को बार बार पंच कर रहे हैं, बार बार खून निकालने, मेरे बच्चे का खून कम हो जाएगा। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं, जितने एजुकेटेड हैं वही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देखिए कुछ समस्याओं का समाधान हमारे पास भी नहीं है। बहुत जरूरी ये है कि आप इसको समग्र दृष्टि से देखें। हमारे पास जो मरीज आता है और उसके कुछ हमें भी लगता है कई बार कि हमें बिना इस इन्वेस्टिगेशन के भी काम चल जाएगा या बिना इस प्रोसीजर के भी शायद ठीक हो जाएगा। सिर्फ इस वजह से कराना पड़ता है कि अब एक क्लास वकीलों की ऐसी पैदा हो गई है जो कि घूमती रहती है, और कंज्यूमर फोरम में, कोर्ट में सारे डॉक्टर्स लिटिगेशन से पीड़ित हैं, सारे अस्पताल लिटिगेशन से पीड़ित हैं। कुछ अपने बचाव के लिए भी कराने पड़ते हैं इन्वेस्टिगेशंस। बहुत सारी चीजें डॉक्टर्स अपने बचाव के लिए भी करता है। पहले हम एक सिंपल कंसेंट फॉर्म पे साइन करा के ऑपरेशन कर देते थे। अब जो कोर्ट की गाइडलाइंस है उसमें हमें करीब 4 पेज का कंसेंट फॉर्म साइन कराना पड़ता है, और पहले मरीज को बैठा के पूरा समझाना पड़ता है, उसके बाद कराना पड़ता है। लेकिन उसमें भी अगर कोई कमी रह जाती है तो लिटिगेशन के डर से हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन एक्स्ट्रा भी कराने पड़ते हैं जो कि मरीज की जेब पे भारी पड़ते हैं, और कई बार हमें उसकी जरूरत नहीं भी लगती फिर भी कराने पड़ते हैं।
चलिए सर, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और ये अपने आप में बड़ा विषय है डॉक्टर्स के लिए भी और आम जनता के लिए भी, क्योंकि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की भावना कुछ और होती है और ये मिसकम्युनिकेशन या फिर स्थिति ऐसी हो जाती है कि चीजें बिगड़ जाती है। आप चारों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस सेशन में, तमाम बड़ी बातों को रखने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।